Good morning, student. Today we are going to start chapter 4, Contemporary South Asia. In this chapter, we will focus on the South Asian countries. First of all, introduction of this chapter. When India and Pakistan joined the club of nuclear powers, South Asian region suddenly became the focus of global attentions. यानी जब इंडियन एंड पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर क्लब को ज्वाइन किया, यानी वो दोनों कंट्री भी न्यूक्लियर पावर बन गए, तब जो साउथ एशिया जो ये रीजन है वो एकदम से ग्लोबल अटेंशन पर आ गया. As well as many people in this region at the same time recognize the fact that the region can develop and prosper if the states of these regions cooperate with each other. अगर और एज वेल एज ये भी रियलाइज़ किया जाने लगा कि इस रीजन के जो कंट्री है या पीपल एक दूसरे के साथ अगर कोऑपरेट करते तो ये रीजन भी एक प्रोस्पर रीजन बन सकता. दिस चैप्टर हाईलाइट द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. ये चैप्टर साउथ एशिया के जो डिफरेंट कंट्रीज है उन्हीं के कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन पर बेस्ड है. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. वेरी फर्स्ट सब टॉपिक इज हियर, व्हाट इज साउथ एशिया. सबसे पहले आगे चैप्टर रीड करने से पहले हम देखेंगे कि साउथ एशिया क्या है, व्हाट इज साउथ एशिया. यूजली हम जो साउथ एशिया में 7 कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं. यूजली साउथ एशिया इंक्लूडेड बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. I am repeating again these countries' name: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, which stands for diversity in every sense and constitute geopolitics space. और ये 7 countries हर सेंस में डाइवर्स कंट्री है. The mighty Himalayas in north, इन 7 countries के नॉर्थ में हिमालयाज हैं. वास्ट इंडियन ओशन साउथ में है, अरबियन सी इसके वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है. The vast Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal in the south, west and east respectively provide a natural insularity to the region. The boundaries of the regions are not as clear in the east and the west. और इन कंट्रीज़ की जो ईस्ट और वेस्ट में जो बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं है, एज दे आर इन द नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ एंड साउथ में क्लियर है बट ईस्ट और वेस्ट में इनकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है. अफगानिस्तान एंड म्यांमार are often included in discussion of region as a whole. China is not considered to be part of this region. China को इस region का part नहीं समझा जाता. Despite the mixed record of democratic experience, the people in these countries share an aspiration for democracy which can be drawn from example of Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and Maldives. Pakistan began post-Cold War period with successive democratic government but suffered a military coup in 1999. In Nepal, successful uprising led to restoration of democracy in 2006. India and Sri Lanka have also operated a democratic system despite many limitations, and even Maldives have strengthened democracy. अब इन 7 कंट्रीज में अगर हम देखें तो कुछ कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी चली है, लेकिन जैसे इंडिया एंड श्रीलंका ये अपनी सिंस इंडिपेंडेंस दे आर डेमोक्रेटिक कंट्री. मालदीव इज आल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री. पाकिस्तान पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा में भी डेमोक्रेटिक कंट्री था. बाद में यहाँ पर जो मिलिट्री कूप है 99 में मिलिट्री कूप ने वहाँ पर अपना जो है अधिकार कर लिया था. और नेपाल में भी सक्सेसफुल जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2006 से चल रही है. नेक्स्ट है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. अब हम इन 7 कंट्रीज में सबसे पहले पाकिस्तान को लेते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है साउथ एशियन रीजन में. इन पाकिस्तान मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी आर 2 sides ऑफ द कॉइन बिकॉज ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट Constitution, General Ayub Khan took the command by elections but thrown away by military due to dissatisfaction of the rule. पाकिस्तान में जो मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी है वो साथ के साथ चलते हैं कि कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी मिलिट्री गवर्नमेंट. इनके जो ड्यूरिंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब इनका इम्प्लीमेंट हुआ था तो जनरल अयूब खान को जो पावर मिली थी इलेक्शन के थ्रू, लेकिन वो मिलिट्री ने उसकी पावर को थ्रोन कर दिया और क्योंकि वो उनके रूल से डिससेटिस्फाइड थी. आफ्टर 1971 एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज formed under the leadership of जुल्फिकार अली भुट्टो, रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977. फिर 71 के बाद
वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लीडरशिप में गवर्नमेंट बनी, बट जिया उल हक ने 1977 में उसे रिमूव कर दिया। Again in 1982 in Pakistan by a pro-democracy protest, democratic government was established in 1998. 82 के बाद फिर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1988 में फिर से बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप में बनाई गई एंड नवाज शरीफ लेटर ऑन द हिस्ट्री रिपीटेड एज जनरल परवेज मुशर्रफ टुक द कमांड इन 99। और जैसे पहले इसकी हिस्ट्री रही है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 99 में फिर से जो पावर को टेक ओवर कर लिया। लेटर ऑन इन 2005 टू बी continued till November 2007। लेकिन अब जो इलेक्टेड हुई है 2005 में गवर्नमेंट, ये अभी तक 2007 तक कंटिन्यू रही। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। पाकिस्तान और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे जो मिलिट्री के अलग जो ग्रुप है उनको वो ज़्यादा पावरफुल बन गई। द यूएस एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज इनकरेज द मिलिट्री अथॉरिटी इन द पास्ट फॉर देयर रीजन। नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 to 1971। It was formed by migrants from West Pakistan and refused to form government by East Pakistan despite winning all the seat। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है 1971 में जो इंडो पाक जो वॉर हुई थी उसके बाद जो वहाँ पर उस ईस्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ रहने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसको ईस्ट पाकिस्तान को ही एक न्यू कंट्री की फॉर्मेशन मिली जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। India intervened and supported the demand of creation of East Pakistan financially and militarily. Consequently, in December 1971, Pakistan surrendered with the formation of an independent country named Bangladesh। और बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इंडिया ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए फाइनेंशियली और मिलिटरली जो उसकी हेल्प करी एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान को एक बांग्लादेश नाम से एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। और फिर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और जिसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को मेजर कॉन्सेप्ट में रखा। इन 1975 शेख मुजब्बर रहमान फॉर्म्ड presidential setup but was assassinated in a military uprising। 75 में वहाँ शेख मुजब्बर रहमान वहाँ के प्रेसिडेंट बने बट मिलिट्री अपराइजिंग के कारण उनकी वहाँ डेथ हो गई। द न्यू मिलिट्री रूलर जी.आर. रहमान, और जो मिलिट्री रूलर जो नए बने जी.आर. रहमान फॉर्म्ड हिज ऑन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वन इलेक्शन इन 1979। उन्होंने नेशनल पार्टी अपनी बनाई और 1979 में इलेक्शन को जीत लिया। ही वाज एसिनेटेड एंड अदर मिलिट्री टेक ओवर फॉलोड इट अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल एच.एम. इरशाद। और उनके बाद जो मिलिट्री के ही जो अदर जनरल थे एच.एम. इरशाद ने वहाँ पर पावर को संभाल लिया। द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। बांग्लादेश के पीपल ने अपनी डेमोक्रेसी के फेवर में अपनी आवाज़ को उठाया और अपनी डिमांड को रखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए। इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन अ लिमिटेड स्केल। ही वाज लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 years। Since 1991, representative democracy based on multi-party election has been working in Bangladesh। 1991 से ही बांग्लादेश में रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुली वर्किंग में चल रही है। नेक्स्ट कंट्री है नेपाल। नेपाल एक बहुत छोटा सा एक हिंदू कंट्री है। मोनार्की डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम एंड बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन मॉडर्न पीरियड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मीन्स है कि वहाँ पर जो कंट्री का जो हेड है ही इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट गवर्नमेंट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। The struggle for restoration of democracy began in 1990 and 2007 when King restored House of Representatives।
एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अब नेपाल के बाद है श्रीलंका। आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन सिलोन, it is the Colombo, it is also called Colombo, it is the capital of Sri Lanka, was dominated by forces that represented the interest of the majority Sinhala community। ये आप पहले भी रीड कर चुके हो कि वहाँ पर सिंघाला मेजोरिटी में है। They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka and settled there। ये जो सारा टॉपिक है ये 10th में आपके रिपीट हो चुका है। श्रीलंका एक्सपीरियंस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हालाज एंड तमिल्स फॉर पावर शेयरिंग। दोनों कम्युनिटी में पावर शेयरिंग के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। LTE लिट्टे डिमांड्स अ सेपरेट स्टेट फॉर तमिल 1983 में ही तमिल ने अपने लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हु सेंट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स देयर विच वाज नॉट लाइक बाय श्रीलंकन्स। अब इसलिए इंडिया ने वहाँ पर जो सिविल वॉर थी उसको रोकने के लिए पीस कीपिंग फोर्स PKF को भी भेजा था, जो कि वहाँ के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस आना पड़ा था। श्रीलंका हैज़ मेंटेन्ड अ democratic political system with a considerable economic growth, one of the first developing countries to control population growth rate, liberalized economy and bears highest per capita gross domestic product despite the ongoing conflict। श्रीलंका में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बावजूद भी जो श्रीलंका की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है एंड फास्ट डेवलपिंग कंट्री एंड इट इज़ काउंटेड इन अ फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज। और इन्हें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट एफर्ट किया है और अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है। एंड बियर्स हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसकी जो GDP है वो भी अपने रीजन में हाईएस्ट है। अब जो है आपके मेन जो कंट्री है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के बारे में हो गया। अब हम आते हैं इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है कि इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट जब से इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब से यानी पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई है, तब से कॉन्फ्लिक्ट ये चले आ रहे हैं। इसी कारण इंडिया और पाकिस्तान में 2 टाइम्स वॉर भी हुई है, 1965 में और 1971 में, और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक भी चले आ रहे हैं। बाउंड्री इशू पर, कश्मीर इशू पर, दोनों कंट्रीज के बीच में कई इश्यूज चल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है द पोस्ट कोल्ड वार एरा हैड नॉट मीन द एंड ऑफ इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। Soon after the partition, the two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir। अपनी पार्टीशन के बाद ही दोनों कंट्री कश्मीर इशू पर एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट में आ गए थे। इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशियन रीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू बी सॉर्टेड आउट। ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो साउथ एशियाई रीजन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है जो कि सॉर्ट आउट होना चाहिए। दी वॉर्स बिटवीन दिस कंट्री टुक प्लेस इन 1947, 8, 65 एंड 71 ऑन द इशू ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों के बीच में एक तो POK, एक LOC, ये 2 इशू है जिस पर 2 टाइम्स वॉर हुई है। एंड जो पार्टीशन हुआ था 47-48 में, तब भी वो जो सिविल वॉर थी वो भी वॉर हुई, और 65 और 1971 में भी वॉर हुई है। एक्सपेक्ट अदर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा इन दोनों इशू के अलावा भी एक इशू है सियाचिन ग्लेशियर का, एक्विजिशन ऑफ आर्म्स एंड शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। There is also disagreement but between these two countries over the demarcation line in Sar Creek in the Run of Kutch. Still, India and Pakistan are holding negotiation on all issue। फिर भी इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों सभी इशू पर जो नेगोशिएशन है, जो बातचीत है, वो करके उनकी बातचीत से अपने जो प्रॉब्लम है, अपनी जो इशू है, अपने कन्फ्लिक्ट है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट ये जो इशू है इंडिया पाकिस्तान का UNO में भी रेज हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन है वो हमें नहीं मिला है, और दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। अब इंडिया के पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन अच्छे नहीं है क्योंकि उनके बीच में काफ़ी इशू है। अब जो इंडिया है उसके अदर नेबर के साथ कैसे रिलेशन है। इंडिया एंड बांग्लादेश, हम इसमें बात करेंगे। बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश इंडिया ने ही बांग्लादेश कंट्री को बनाया हुआ है और बांग्लादेश को बहुत हेल्प की है। इंडिया ने बहुत हेल्प किया है
बांग्लादेश की फॉर्मेशन में। इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सपीरियंस डिफरेंसेस ओवर द इशू ऑफ शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर, इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, support for anti-Indian Islamic Foundation, refusal to allow Indian troops and not to export natural gas to India. इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी काफ़ी इशू है, जैसे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर है उसकी शेयरिंग, वाटर शेयरिंग के लिए इलीगल इमिग्रेशन ऑफ इंडिया टू इंडिया, सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स एंड नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। ये जो 3-4 इशू है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रहे हैं। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी दैट वांट्स टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, इंडिया एंड बांग्लादेश डू कोऑपरेट ऑन मैनी इशू। फिर भी जो इंडिया एंड बांग्लादेश है वो काफ़ी इशू पर कोऑपरेट करते हैं। इंडिया एंड नेपाल आल्सो बियर डिफरेंसेस ऑन द इशू ऑफ नेपाल्स रिलेशन विद चाइना एंड against anti-Indian elements, Maoist, but both the countries signed the Treaty of Trade and Commerce in 2005. इंडिया एंड पाकिस्तान नेपाल के बीच में 2005 में एक ट्रीटी साइन हुई है जो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, एंड फ्रेंडशिप इन 2006 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड टू अलाउ सिटीजन्स टू मूव विदाउट वीज़ाज एंड पासपोर्ट। कि नेपाल एक ऐसा कंट्री कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि उनके सिटीजन विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट के एक दूसरे की कंट्री में वो ट्रैवल कर सकते हैं।